brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो जानकारों का कहना है कि अगर इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और इसका नतीजा कोई भी निकला तो भी ईरान हर सूरत में किसी भी कीमत पर परमाणु बम जरूर बनाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे साबित होता है कि अंततः ईरान की ही जीत होगी। भले ही परमाणु बम बनाने में देर लगे या जल्दी बने, ये सब कुछ युद्ध होता है या नहीं होता है इस पर निर्भर करता है। ईरान को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर उसके पास परमाणु बम होता तो इजराइल उस पर हमला करने की जरूरत नहीं करता। ईरान की लीडरशिप को इस बात का ढंग से एहसास हो गया है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो उसके आर्मी के, मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर, एटॉमिक हथियार बनाने की दिशा में जुटे बड़े बड़े वैज्ञानिक यूं मार नहीं दिए जाते, सोते हुए परिवार के साथ नहीं मर जाते। इसी के साथ ईरान की मौजूदा लीडरशिप को ये भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया तो अगली बारी उनकी होगी, यानी वो मारे जाएंगे। तो ऐसे में ईरान के पास क्या विकल्प बचता है? कहा जा रहा है कि ईरान के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वो अमेरिका के साथ परमाणु बम नहीं बनाने को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर डील कर ले, जैसी डील बराक ओबामा के समय हुई थी और उसकी आड़ में गोपनीय तरीके से चुपके चुपके धीरे धीरे परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ता रहे। ये काम इतना आसान है क्या? एटॉमिक एनर्जी की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एजेंसी, वो तो बड़ा नज़र रखती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में अब्दुल कदीर खान ने 20-25 साल पहले इसी तरह से तो परमाणु बम का, दुनिया के पहले इस्लामिक परमाणु बम का जुगाड़ किया था। उत्तर कोरिया के किम जोंग को हम क्यों भूल जाते हैं, जिनके पास 70 परमाणु बम हैं और आर्थिक से लेके तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन बेतहाशा पैसा खर्च किया, इधर उधर से तकनीक जुगाड़ी, सामग्री जुटाई, वैज्ञानिकों को लगाया और बम बनाने में कामयाब हो गए। तो जब नॉर्थ कोरिया ऐसा कर सकता है, जब पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, तो ईरान जो कि बहुत सारे संसाधनों से लैस देश है, वो ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है और ईरान ने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया है। ईरान ने ये कहना शुरू कर दिया है कि देखिए, हम अमेरिका के साथ डील कर लेंगे, लेकिन पहले इजराइल पर हमले की रोक लगाई जाए, यानी पहले इजराइल हमले करना बंद कर दे। उधर इजराइल कह रहा है कि जब तक ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक वो हमले करना बंद नहीं करेगा। तो ऐसे में सारी कहानी परमाणु बमों को लेकर, हथियारों के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने दोनों देशों को सोचने के लिए समय दिया है 15 दिन का। पुतिन को भी समय दिया है, शी जिनपिंग को भी समय दिया है, खुद के लिए भी समय निकाल दिया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आ रही है, नई थ्योरी आ रही है, पता नहीं आप लोग कितने लोग यकीन करेंगे या नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा, कि ट्रंप ने पहली बार राजनीतिक चतुराई का परिचय दिया जब नेतन्याहू पूरी तरह से आमादा थे कि ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर ही लिया जाए। तो ट्रंप ने कनाडा छोड़ा, वॉशिंगटन आए और 15 दिन का समय मांग लिया, यानी 15 दिन के लिए इजराइल पर रोक लगा दी एक तरह से ट्रंप ने कि वो टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करे। लेकिन ट्रंप का क्या मकसद यही है? मूल मकसद तो यही है कि वो शांति का नोबेल पीस पुरस्कार पाना चाहते हैं। अब नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका मकसद भी यही है कि ईरान को परमाणु बमों से
विहीन कर दिया जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो आगे भविष्य में कभी परमाणु बम बनाने की बात सपने में भी नहीं सोचे। जानकारों का कहना है ऐसा नहीं है। हमास बर्बाद कर दिया, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, सीरिया को ख़त्म कर दिया, हूती के विद्रोहियों को ख़त्म कर दिया, लेकिन नेतन्याहू का ये मकसद नहीं है। ईरान के बड़े बड़े कमांडर मार डाले, लेकिन नेतन्याहू का ये भी मकसद नहीं है। परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक विमान के जरिए बंकर बस्टर बम अमेरिका इस्तेमाल करे या इजराइल को दे और इजराइल उनके परमाणु ठिकाने सदा सदा के लिए नष्ट कर दे, नेतन्याहू का ये भी मकसद नहीं है। नेतन्याहू तो चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक जिंदगी बढ़ जाए, और राजनीतिक जिंदगी तब बढ़ेगी जब उन पर करप्शन के चार्जों से वो उबर जाएंगे और इस तरह के युद्ध में उलझे रहेंगे, नहीं तो उनको बाकी की ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। तो ऐसे में दो बड़ी चीज़ें मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि एक की नोबेल पुरस्कार की तमन्ना, दूसरे की जेल जाने से बचने की मंशा ने पूरी दुनिया को खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, आर्थिक मंदी की तबाही की कागार पर ला दिया है और दिल की धड़कनें पूरी दुनिया की बढ़ा दी हैं। एक आदमी नोबेल पुरस्कार चाहता है, एक जेल जाने से बचना चाहता है, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगती हुई नजर आ रही है। अब अगर ऐसा ही है तो बड़ा सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये दो शख्स जिम्मेदार हैं, लेकिन समाधान क्या है? समाधान कौन निकालेगा? समाधान क्या पुतिन निकालेंगे? समाधान क्या शी जिनपिंग यानी रूस और चीन मिलकर निकालेंगे? ट्रंप की इसमें क्या भूमिका होगी? क्या ट्रंप ने गेंद पुतिन और जिनपिंग के पाले में खिसका दी है? अब देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि पिछले साल उन्होंने हर दिन ईरान के जो परमाणु बम बनाने के कथित रूप से ठिकाने हैं वहाँ पर 1.4 दौरे किए, यानी एक से ज़्यादा दौरा रोज किया। इतनी सख्त मॉनिटरिंग है। और जो बराक ओबामा के साथ 2015 में समझौता हुआ था, जिसको JCPOA कहा जाता है, ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, उसमें भी इस तरह के इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई थी और ईरान परमाणु बम बनाने से थोड़ा बहुत दूर खिसक गया था, उसकी स्पीड कम हो गई थी और उस पर एक तरह से अघोषित रूप से रोक लग गई थी। और ईरान ने भी करीब करीब ये बात स्वीकार कर ली थी कि बिना परमाणु बम के भी दुनिया में रहा जा सकता है। अगर इजराइल ने नहीं छेड़ा होता, नेतन्याहू ने इस तरह की बमबारी नहीं की होती, तो शायद ईरान वापस परमाणु बम बनाने का सपना भी देखना पसंद नहीं करता। ये सवाल भी उठ रहा है। अब समझौता तभी होगा जब इजराइल हमले बंद करेगा, यानी ये एक तरह से ईरान की जीत होगी। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन रोकने वाला नहीं है, ये ईरान ने स्पष्ट कर ही दिया है, और ट्रंप इस पर जोर भी डालने वाले नहीं है। पुतिन और रूस भी, चीन भी इस पर जोर डालने वाला नहीं है। बीच का रास्ता ट्रंप को निकालना होगा, ये बात कही जा रही है, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है। अगर यूएसए, अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझ गया और लंबा चल गया तो यूक्रेन की तरफ से ध्यान हट जाएगा, वहां पर फिर रूस, पुतिन अपनी बाजी मार जाएगा, दक्षिण चीन सागर से उसका ध्यान हट जाएगा, वहां चीन नए सिरे से तनाव पैदा करना शुरू करेगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हैरानी में डालेगा, परेशानी में डालेगा, ताइवान को नए संकट में डाल सकता है। तो ट्रंप के लिए कई मुसीबतें सामने आ सकती हैं। वैसे भी ट्रंप इस तरह की शख्सियत है ही नहीं। ट्रंप आत्ममुग्ध हैं, वो प्रशंसा चाहते हैं। अब देखिए ना, फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा कि वो नोबेल प्राइज की अनुशंसा करेंगे तो खाने पे बुला लिया, दस्तरखान सजा दिए गए। ट्रंप अपनी निजी संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में यकीन करते हैं। तो ऐसे में जो शख्स इस तरह, और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात है, वो नहीं चाहते कि उनको दुनिया गाली दे कि साहब दुनिया को आर्थिक तंगहाली में डाल दिया ईरान के साथ उलझकर। वो नहीं चाहते कि चीन को इस बहाने आर्थिक शक्ति और बड़ी सुपर पावर का भी सुपर पावर बनने का मौका दें। वो तो ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि वो
ईरान के साथ उनको उलझना पड़े और बेल आउट पैकेज शी जिनपिंग और पुतिन क्या देने में कामयाब हो जाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।